प्यारे परीक्षार्थी, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो फिर से एक बार आप सभी को माफी मांगना चाहूंगा कि जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ ऑफिशियल काम की वजह से, कुछ इमरजेंसी की वजह से दानिश सर कल भी प्रेजेंट नहीं थे। आज भी उन्होंने क्लास नहीं लिया है, तो उसी की वजह से शायद उनका क्लास में आज भी कंटिन्यू करने वाला हूं। तो सभी लोग जुड़े रहेंगे आखिर तक और देखेंगे कि हमारे एनसीईआरटी में विज्ञान के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल अर्णव जी। सर थोड़ा ऑफिशियल काम की वजह से, थोड़ा इमरजेंसी की वजह से जो है बाहर गए, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। जैसे ही वो आ जाते हैं वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो जब तक समय है तब तक मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। तो सभी लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। कल मैंने आपको पीरियोडिक टाइम पीरियड के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, अगर आपको याद है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जी बिल्कुल आएंगे, जी बिल्कुल आएंगे। ठीक है, हम भी उनकी राह देख रहे, क्योंकि कल से उनसे मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि एक इमरजेंसी काम की वजह से हो गए। वो इमरजेंसी काम क्या है हमें भी नहीं पता है। हमें भी थोड़ी घबराहट हो रही कि ऐसा कौन सा इमरजेंसी काम आ गया जिसकी वजह से दानिश सर को बाहर जाना पड़ा उतनी अर्जेंटली। और कल से हम आपको बता रहे कि सर उनका क्लास 5 बजे होने वाला है। और आपके भी पेशेंस की बहुत राह देख, बहुत ये करना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा कि कल से उनकी आप सभी लोग राह देख रहे हो। सच में आप सभी को मेरा सलाम है। ठीक है, और इतना प्यार अगर आपसे मिलता है तो बिल्कुल दानिश सर बिल्कुल वापस आएंगे जो काम से गए हैं, और जल्दी जैसे ही आ जाएंगे वो क्लास जरूर लेंगे। ठीक है, चलिए जी। मैथ्स वाले सर भी आ जाएंगे, वो छुट्टी मनाने गए हैं। ठीक है, हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। चलिए, तो आते हैं पढ़ाई के ऊपर। तो सभी लोग पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे। लोलक की बात हो रही है, तो कल मैंने आपको कुछ बातें बताए थे। ठीक है, हाँ जी, हमको सब पता है, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा कि सर क्लास जरूर लेंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए। ये लोलक के कल हम बात किए थे भाई साहब, लोलक। ठीक है, ये आपका लोलक है, वो इस तरह से जाएगा और यहां से वापस आएगा। तो जो समय लेगा उसे हमने क्या बोले थे, उसे हम बोले थे टाइम पीरियड बोले थे। बराबर है। और उसी तरह से 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाता है, वो कितने वाइब्रेशन माने कि कंपन करता है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी माने कि आवृत्ति बोलेंगे। ये हमने कल पढ़े हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था टाइम पीरियड के बारे में, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। ये फार्मूला हमने कल देखा था। कितने लोगों को याद है ये फार्मूला? कितने लोगों को याद है कि टाइम पीरियड जो होता है, जो आवर्ती काल होता है, अवधि होता है, वो सीधे अनुपात में होता है आपके लंबाई के साथ। इसलिए मैंने कल आपको बताया था, अगर किसी भी लोलक की लंबाई बढ़ाते हो, माने कि उसके धागे की लंबाई बढ़ाते हो, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पर वही अगर मैं त्वरण की बात करता हूं, त्वरण अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा जी, घट जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आवर्त काल में वृद्धि कौन करेगा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहेगा, इंक्रीजिंग द लेंथ। माने कि लोलक की अगर आप लंबाई बढ़ाओगे, अरे कौन बोला सर की शादी हो रही है? ऐसे चुप चुप के थोड़ी शादी करेंगे सर, वो तो पूरे पूरे भारत को पता रहेगा जब दारी सर शादी करेंगे। हम भी तो राह देख रहे हैं सर के शादी की। अच्छा, एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, सर के शादी की राह कौन कौन देख रहा है? चलिए सर के शादी की राह कौन कौन देख रहा है, एक बार हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। और कौन शादी में आना चाहता है? सभी लोग राह देख रहे हैं ना? मैं भी देख रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं। ठीक है, जैसे ही पता चलेगा सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, लंबाई बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई साहब, इतनी राह तो किसी ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की पंतप्रधान बनने की भी राह नहीं देखी होगी जितनी आप राह देख रहे हैं सर की शादी की। चलो बहुत बढ़िया है, यह आपका प्यार है। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूं, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए एक बात मुझे बताइए, ये हमारी धरती है और ये हमारा चांद है। गली से आज चांद निकला, किसी ने गाना लिख के रखा था भाई साहब, गली से चांद निकला। एक बात मुझे बताइए, इस धरती के ऊपर एक लोलक है जिसका समय विधि जो है, जिसका टाइम पीरियड जो है, मान लेते 10 सेकंड है। कितना है? 10 सेकंड है। और इस लोलक को अगर मैं चांद के ऊपर लेके जाऊं, मैं अगर चांद के ऊपर लेके जाऊं,
तो ये जो उसका आवृत्ति काल था, जो टाइम पीरियड था, ये बढ़ेगा कि कम होगा? ऑप्शन बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, इक्वल रहेगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव? नन ऑफ अबव। चलिए बताएंगे इसका आंसर कौन करेगा, देखते हैं। जी बिल्कुल, भारत में भी आएगा भाई साहब, धूम धड़ाका करेंगे और क्या, डीजे विजे लगाएंगे और डीजे को भी बुलाएंगे। वो गाना आपने सुना होगा, बड़ा पसंद है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। कितने लोगों को नहीं सुना है, बहुत बढ़िया गाना है वो, वही बजाएंगे भाई साहब, ठीक है। हाँ चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। अगर दानी सर मुझे देख रहे होंगे तो भाई साहब वो भी मुस्कुरा रहे होंगे और बोल रहे सर ये कैसा अनाउंसमेंट कर रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, मुझे सुनना पड़ने वाला है आप सभी के बारे में, ठीक है। चलो कोई नहीं, चलो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। धरती के ऊपर कोई लोलक है, उसका समय विधि जो है, अवधि जो है 10 सेकंड का है। उसे अगर मैं चांद के ऊपर लेकर जाता हूं तो हम सभी को पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून होता है वो कितना होता है, 1/6 टाइम्स होता है। किसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ होता है। माने कि यहाँ पे जो त्वरण है वो घटा है कि बढ़ा है, वो घटा है कि बढ़ा है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जी ऑफ मून है वो घटा है। कैसा है? घटा, ये कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो हमारे पास फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। लंबाई हमने बढ़ाई है क्या? नहीं, जैसे कि वैसी है। अगर जी घटता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। सेकंड, एक और क्वेश्चन मैं आप सभी को पूछता हूं, सभी लोग उसका भी आंसर करेंगे। मान लीजिए ये एक लोलक है, मान लीजिए लोलक है जिसकी लंबाई जो है मान लीजिए 1 मीटर है, और यहाँ पे मैंने एक आयरन का गोला लगाया, वो 1 किलोग्राम का है। और दूसरा एक मैंने लोलक लिया, दूसरा मैंने एक लोलक लिया, और जिसका आयरन का माप जो है मान लीजिए मैंने 2 किलोग्राम का लगाया, लंबाई इसकी 1 मीटर ही है। तो एक बात मुझे बताइए, इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं 1 सेकंड का है। कितना है? 1 सेकंड का है। तो इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे। घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, क्या होगा? चलिए बताइए, सब लोग आंसर करेंगे। रन रवि सर, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट। ओके मैं बताता हूँ, रुकिए। ये होने के बाद आपके बताता हूँ रवि जी, मैं जस्ट रुक जाइए, आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या रहेगा। रिलेटिव डेंसिटी, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है। देखिए मैंने आज कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। तो इस टाइम पीरियड के फार्मूला में आपको मास कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो आपका समय अवधि है, ये किसी भी चीज के या लोलक के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं होता है। द्रव्यमान के ऊपर ये निर्भर निर्भर नहीं होता है, और निर्भर नहीं होने के वजह से अगर ये 1 किलोग्राम का है, जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है, और ये 2 किलोग्राम है, भलाई लंबाई जैसे कि वैसी रहेगी, तो इसका भी टाइम पीरियड कितना रहेगा? 1 सेकंड ही रहेगा। कितना रहेगा? 1 सेकंड ही रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी भी लोलक का, किसी में ये जो यहाँ पे मास लटकाया हुआ है, इसका अगर आप मास बढ़ाते हो, घटाते हो, कुछ भी करो, उससे उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पे फार्मूला आ रहा है, यहाँ पे फार्मूला आ रहा है कि T इज इक्वल टू क्या होता है जी। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसके बारे में। T इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है, और ये जी के बारे में अब मैंने कल आपको बताया था। सभी लोग इसकी एसआई इकाई मुझे बताएंगे, इसकी एसआई इकाई क्या है। और कल मैंने जी के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो साइंस बाय टीपी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डाल दिया है। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, कि इसकी एसआई की बताएंगे। और जी का फार्मूला हमने आपको बताया था, वो था जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर था। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ये किसी भी वस्तु के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वस्तु के
द्रव्यमान के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं होता है। और इसी का मतलब क्या है कि अगर जी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है किसी वस्तु के, तो ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड भी डिपेंड नहीं करता है मास पे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये देखो गधे, है ना, यहाँ पे देखो गधे कितने भरे पड़े हैं। मैंने कल ही बताया था, ठीक है, कल ही बताया था। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जी बिल्कुल नम्रता जी, अगर किसी ने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अगर भरा है तो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कोई बता सकता है? इसकी इकाई बहुत बढ़िया रहेगी आपकी न्यूटन। क्या रहेगी? न्यूटन पर। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या रहेगा? न्यूटन के फॉर्म में बताओ भाई साहब, कोई बता सकता है न्यूटन के फॉर्म में क्या आंसर रहेगा? F इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है ना, तो G इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एम हो जाएगा। माने कि इसे हम न्यूटन पर केजी लिख सकते हैं क्या? न्यूटन पर केजी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। और उसी तरह से इसको और एक इकाई से लिख सकते हैं, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों इकाई किसकी रहेगी? वो रहेगी आपकी जी की रहेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने कि गुरुत्वीय त्वरण की रहेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पूछा गया है कि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक इन मोशन। चलिए अब यहां पे बात आती है पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है। माने कि यहां पे बात आती है आपकी आवर्त गति का मतलब क्या है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है रेक्टिलिनियर मोशन होता है। हम सभी को पता है कि मोशन ऑफ द लाइट इज रेक्टिलिनियर, माने कि वह सरल रेखीय गति में प्रवेश करता है। ये सही रहेगा आपका। यहाँ पे इनकरेक्ट बोला गया है द मोशन ऑफ द प्लग स्ट्रिंग, फिर से आ गया ऑसिलेटरी मोशन, ये भी आपका देख लेंगे। ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन। तो देखिए पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, आवर्तक गति का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। आंसर तो आपका पक्का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। तो देखिए किस प्रकार के मोशंस होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये धरती हमारी गोल गोल घूम रही है, और ये हमारा क्या है जी? ये क्या है? इसे क्या बोला जाता है? सितार है, बराबर है। सरस्वती माँ के हाथों में होता है, बराबर है। अब ये धरती जो हमारी गोल गोल घूम रही है, ये कौन सा मोशन कर रही है जी? ये कर रही है आपकी रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन कर रही है? रोटेशनल मोशन कर रही है। और यहाँ पे अगर मैं किसी बिंदु को पकड़ रहा हूं तो ये बिंदु क्या कर रहा है? ये बिंदु कर रहा है आपका सर्कुलर मोशन। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो जी बिल्कुल ये हमारी धरती जो है ये पेरियोडिक मोशन कर रही है। क्या कर रही है? पेरियोडिक मोशन। क्योंकि हर एक चक्कर लगाने के लिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक साथ लिखेंगे, धरती जो अपने एक्सिस के अबाउट एक चक्कर कंप्लीट करती है उसके लिए उसको समय कितना लगता है? चलिए बताएंगे इसको, इसका समय कितना लगता है? तो वो लगता है लगभग 24 आवर्स। कितने लगते हैं? लगभग 24 आवर्स लगते हैं। और हर चक्कर लगाने को लगने वाला समय अगर समान है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के मोशंस को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। और उसी तरह से इस सितार में लगा हुआ जो आपका तार है, उसे अगर आप टच करोगे या उसे वाइब्रेट करोगे तो उसका भी एक वाइब्रेशन रहेगा। इसका मतलब ये किस तरह से मूवमेंट करेगा? जैसे कि मान लीजिए ये तार है, इसे मैंने ऐसे प्लग किया तो क्या होगा? ये ऊपर नीचे इस तरह से ट्रैवल करेगा। ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो ये भी एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन रहेगा। पीरियोडिक मोशन रहेगा। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द एक्सिस है ये पीरियोडिक मोशन है। और उसी तरह से द मोशन ऑफ द प्लग्ड स्ट्रिंग इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि वो एक ही पोजीशन बार 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 रिपीट करता है। पर यहां पे जो बोला गया है कि ऑल पीरियोडिक मोशन, सभी के सभी
सभी के सभी जो आवर्तक गतियां है वो केवल और केवल वृत्ताकार में होती है। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है तार को अगर आप वाइब्रेट करोगे तो ऊपर नीचे हो रहा है। क्या इसे हम क्या बोलेंगे जी? इसे लीनियर मोशन बोला जाता है, ना बल्कि सर्कुलर मोशन। क्लियर है? क्लियर है? तो ऑब्वियस है ये आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत रहेगा और यही आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और पीरियोडिक मोशन के अगर बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूं। कोई चीज को आप गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, ये भी आपका सर्कुलर मोशन है। और यहाँ पे आप दिख रहा है ये लगभग कैसा है जी? लीनियर मोशन है। और उसी तरह से किसी स्प्रिंग को अगर आपने कॉम्प्रेस करके छोड़ दिया तो उसमें भी क्या रहता है? वो लीनियर मोशन करता है, ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर कर देंगे। ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? सर आएंगे, जरूर आएंगे, मेरे दानिश सर जरूर आएंगे। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड रूम में लिक्विड रूप में होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसका आंसर रहेगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, ये आपका एग्जैक्टली सही उत्तर रहेगा। और उसी तरह से ये रहा आपका ब्रोमीन। ठीक है, ये जो आपको ग्लास के अंदर जो है एकदम ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है और ये ब्रोमीन इसे नाम बोला जाता है। और उसी तरह से अगर मैं ये बात बोलूंगा तो ब्रोमीन जो है वो कौन से ग्रुप में आता है? चलिए, अगर ये एक्चुअली बात मैंने बीपीएससी में भी बहुत बार क्लियर करवा चुका हूं आपको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन और टेनिसिन, ये सभी के सभी आते हैं 70 नंबर के ग्रुप को, जिसको बोला जाता है हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैलोजन ग्रुप के नाम से इसे जाना जाता है। और यहीं पे सबसे एक्टिव नॉन मेटल पाया जाता है, जिसका नाम है आपका फ्लोरीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है वो। बराबर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे कुछ और बातें आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो वो कौन कौन से है? कार्बन नॉन मेटल माने कि अधातु है, फॉस्फोरस अधातु है, सल्फर अधातु है, आयोडीन अधातु है और सेलेनियम ये भी एक प्रकार का अधातु है। और ये पूरे के पूरे अधातु जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कौन से रूप में मिलते हैं आपको? सॉलिड रूप में मिलेंगे। कौन से रूप में मिलेंगे? ठोस अवस्था में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। और ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो रूम टेम्परेचर माने कि आपके सामान्य तापमान के ऊपर वो लिक्विड रूप में मिलता है। उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा कौन सा धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल रूप में होता है। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों ने जो है पूरा लिखने के पहले ही लिख दिया, उनको पता चल गया कि सर क्या पूछने वाले हैं। बहुत बढ़िया। और इसी तरह की मेंटेलिटी आपको मेंटेन करते रखनी है। तो उसका आंसर क्या रहेगा जी? पारा माने की मर्क्यूरी। पारा माने की जो मर्क्यूरी होता है वो अपने सामान्य तापमान के ऊपर कौन से रूप में होता है? वो होता है आपके तरल रूप में होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। एकदम फास्ट में जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर? यहां पे पूछा गया कि कृत्रिम सूचक कौन से है, कृत्रिम सूचक कौन से होते हैं। हमने सूचक देखे हैं, यहां पे हमने सूचक के बारे में अगर इंडिकेटर की बात करूंगा तो 3 प्रकार के सूचक हमने देखे हैं, वो आपको बताने वाला हूं। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बिल्कुल इसका आंसर रहेगा आपका मिथाइल ऑरेंज। उसका उत्तर क्या रहेगा? मिथाइल ऑरेंज। मैं अगर इंडिकेटर्स की बात करता हूं, मैं अगर संकेतक की बात करता हूं, सूचक की बात करता हूं, तो संकेतक या सूचक जो इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं, इंडिकेटर के नाम से उनको जानते हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो कहां से प्राप्त होते हैं? उस तरह से एक होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर, एक होते हैं आपके नेचुरल मान के जिसे बोलेंगे हम प्राकृतिक सूचक। बराबर है? दूसरे होते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर, दूसरे होते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर जिसे हम कृत्रिम सूचक के नाम से जानते हैं। और तीसरे होते हैं भाई साहब ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर जिसे हम
घ्राण सूचक के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? घ्राण सूचक के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, अगर नेचुरल माने कि जो नेचुरली ऑब्टेन चीजें हैं मिलते हैं उनसे उनको बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ पे इसकी टर्मरिक हो गया, लिटमस पेपर हो गया, चाइना रोज माने कि गुड़हल का फूल हो गया। ये तीनों के तीनों उदाहरण किसके रहेंगे? ये है हमारे प्राकृतिक संकेतक है, ये हमारे प्राकृतिक संकेतक है। और उसी तरह से सिंथेटिक में आते हैं आपके मिथाइल ऑरेंज आएगा, फिनोप्थिलीन आएगा, ये आ जाएंगे आपके सिंथेटिक इंडिकेटर में। और वही अगर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या घ्राण सूचक में जिसकी प्याज आ गया, है ना, प्याज आ गया, उसके बाद जो इसका तेल होता है, लौंग का तेल होता है, ये जो है वो सभी घ्राण सूचक में होते हैं। तो घ्राण सूचक का मतलब ये होता है कि जिनका गंध जो होता है, जिनका गंध जो होता है वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद वो बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। उनको बोलते हैं हम घ्राण सूचक। क्या बोलते हैं? घ्राण सूचक। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और अगर मिथाइल ऑरेंज की बात की जाए तो मिथाइल ऑरेंज किसको पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है सीटेट में। मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, ये एक कृत्रिम संकेतक है और ये किसे पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका एसिड रहेगा, आंसर रहेगा आपका एसिड को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे सर? अगर मैंने किसी मिथाइल ऑरेंज को किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दिया तो उसका रंग नहीं बदलता। किसी अगर मैंने बेसिक माने कि क्षारीय चीज में अगर उसे डाल दिया तो उसका भी रंग नहीं बदलता। माने कि सिर्फ वो रंग किसके साथ बदलता है? किसी भी एसिडिक या अम्लीय पदार्थ के साथ जब वो कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। और ये जनरली ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और इसीलिए मिथाइल ऑरेंज जनरली जो एसिडिक या अम्लीय चीजें होती है उनको पहचानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने पूछा था कि सर रिलेटिव डेंसिटी की एसआई इकाई क्या है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी की एसआई इकाई क्या है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए ऑप्शन देता हूं। पहला रहेगा आपका केजी पर मीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन केजी पर मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। चलिए सब लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करता हूं, रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है रो माने कि होता है घनत्व, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। माने कि किसी भी चीज का घनत्व, किसी भी पदार्थ का घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, जिसे लिखा जाता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब एक बात मुझे बताइए, ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, माने कि केजी पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब दोनों भी कैंसिल हो गए। यूनिट क्या आएगी जी? ये आएगा रिलेटिव डेंसिटी कैसे रहेगा जी? ये यूनिट लेस रहेगा। कैसे रहेगा? यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस रहेगा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे नन ऑफ अबव। आंसर क्या आना चाहिए? क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके पूरे दिमाग के तार हिल जाएंगे ऐसा क्वेश्चन है। और अब देखते हैं इस क्वेश्चन को चैलेंज की तरह कौन लेता है। चलिए बताइए। मैंने आप सभी को बताया है कि जो इजी इजी क्वेश्चन थे वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। अभी जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो हमारे बाकी रह गए हैं, ठीक है, उसे हम करते हैं। और सभी लोग बताएंगे कि एक क्वेश्चन में कम से कम आपके 5 से 10 क्वेश्चन कवर होने वाला है। जूम करके बताओ।
ठीक है, तो यहां पे आपको ऑप्शन नजर नहीं आएंगे फिर। देखिए, चलिए बताइए, दिख नहीं रहा है आपको? चलिए ठीक है, ये देखिए अभी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे पार्ट ऑफ द सेल दिया गया है, यहाँ पे कोशिका के जो विभिन्न अंग है उनको दिया गया है, और वो किन में पाए जाते हैं वो दिया, माने कि ए बी और सी, ये किसी पादप की या किसी एनिमल माने कि जंतु की कोशिका है, वो किन में पाया जाता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हाँ, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे, सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि साइटोप्लाज्म माने कि कोशिका द्रव्य हर कोशिका में पाया जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया की रहे, चाहे अलगी की रहे, फंगी की रहे, किसी जंतु की रहे या किसी पादप की रहे, तो ये सभी में पाया जाता है, यहाँ पर साफ साफ नजर दिया गया है, बराबर है। सेकंड ये बोल रहा है न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस सभी में होता है? जी हाँ, हर किसी जो कोशिका है उसका उसका न्यूक्लियस होना ही है, मतलब ये हर किसी में पाया जाता है। बात रही अभी सेल वॉल की, सेल वॉल मानी का कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किन में नहीं पाई जाती वो मुझे बताओ सभी लोग, किन में पाई जाती है वो भी बताएंगे सभी लोग, चलिए बताएंगे। सेल वॉल, सेल वॉल किन में पाई जाती है? क्या ये पादप के अंदर पाई जाती है क्या जी? ये बिल्कुल पाई जाती है। क्या ये जीवाणु के अंदर पाई जाती है क्या जी? ये बिल्कुल जीवाणु के अंदर भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3, क्या ये किसी फंगी माने कि कवक के कोशिका के ऊपर पाई जाती है क्या जी? बिल्कुल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, क्या ये किसी अलगी के ऊपर माने कि शैवाल की कोशिका के ऊपर पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। बस एक को छोड़कर, तो वो कौन रहेगा? ये रहेगा आपका एनिमल। कौन रहेगा? एनिमल। माने कि यहां पे तो एक बात फिक्स हो गई, तो बी माने कि आपका एनिमल आ गया है, ठीक है। और उसके बाद यहां पे पादप के अंदर भी होता है, बाकी चीजों के अंदर भी होता है। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, किसकी आ रही है? सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सभी लोग बताएंगे, बता देखिए अभी थोड़ा सा अलग से विचार करते हैं, ठीक है। बी जो है, बी जो है ये प्लांट सेल तो हो ही नहीं सकते, माने कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर जो बी है और ऑप्शन नंबर डी है उसे कैंसिल कर दो, बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बताओ, ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, सेल मेम्ब्रेन हर किसी में रहेगा, ओके। क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, अब मुझे बताओ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या सभी के सभी पादप पादपों में होता है क्या? जी बिल्कुल, ये पादप में होता है। मान कि इतना तो क्लियर है कि ये ए वाला जो आपको दिया गया है ये पक्का क्या है जी? आपका पादप है। ये क्या है? पादप है, बराबर है, पादप। अब यहां पर देख लो भाई साहब, कहां पे पादप नजर आ रहा है आपको? ठीक है, बी और डी तो हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी पादप है, यहाँ पे भी पादप है, ओके चलिए ठीक है। उसके बाद बी तो आपका एनिमल सेल। सी के बारे में बात करते हैं। सी के बारे में यहां पे बोला गया है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सी में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट सी में नहीं है। आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर क्या आना चाहिए? क्या ऐसा कोई पादप है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है? एनिमल के अंदर तो होता ही नहीं है, उन कुछ कुछ में होता है, बराबर है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो पहला तो आपका पादप आ गया, पहला पादप आ गया, दूसरा आपका जंतु आ गया, तीसरा भी क्या आना चाहिए? पादप और जंतु दोनों भी हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सेल वॉल जो है सी में मौजूद है, तो यहाँ पे ये एनिमल तो हो नहीं सकता है, ठीक है। एनिमल कोशिका तो हो सकती नहीं है, मान कि सी जो है वो एनिमल हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। मान कि सी क्या है जी? ये पादप की ही कोशिका है। तो ऐसा कौन सा पादप है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? अगर आपको सी के बारे में पूछा जाता है तो वो रहता है आपका अमरबेल। कौन रहेगा? आपका अमरबेल। ये अमरबेल, ये जो पौधा है ये पैरासिटिक प्लांट होता है। कैसा होता है? पैरासिटिक प्लांट होता है और दूसरे पौधों पे ये जिंदा रहता है, बराबर है। ये हमने पढ़े हैं। और ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है, माने कि ये हरे कलर का नहीं होता है। और साथ में
साथ में, और ना ही ये ऑटोट्रॉफिक होता है, माने कि खुद का खाना खुद बना सकता है। सबने पढ़े है कि नहीं पढ़े है? बहुत बढ़िया, ठीक है, सबको ध्यान में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं, एक बात मुझे बताएंगे, चले बात मुझे बताएंगे, पर उसके पहले मैं एक बात में आपको पूछना चाहूंगा कि सेल के अंदर ऐसे कौन से अंग होते हैं, उसके अंग होते हैं जिनका खुद का डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सभी लोग इसके जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जिस पर रहता है उसे सुखा देता है। चलिए सभी लोग इसको जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? यहां पे पूछा गया है कि ऐसे कौन से सेल के अंग होते हैं जी। बहुत बढ़िया। सबसे पहला होता है आपका न्यूक्लियस, माने कि केंद्रक। केंद्रक को कैसे भूल गए भाई साहब आप? केंद्रक माने कि न्यूक्लियस। दूसरा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा होता है आपका, कौन रहेगा? वो रहेगा आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन रहेगा? क्लोरोप्लास्ट जो होता है, उसके अंदर जो है उसका खुद का डीएनए और आरएनए होता है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर दीजिए भाई साहब, इसे भी सभी लोग सॉल्व कर देंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, चलिए इसका आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला है कि क्वेश्चन की लेवल मैंने आज थोड़ी ज्यादा रखी है। मौसी जी कॉल कर रही है, मौसी जी को बोलो कि मैं क्लास में हूं, अवंतिका जी। चलिए सब लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, यहां पे आपको जोड़ियां लगानी है। यहां पे आपको जोड़ियां लगानी है जी। यहां पे बोला गया कि नर सेल माने की कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो ये कैसे रहेगी? सबसे लंबी रहेगी, माने कि एक की जोड़ी किसके साथ आ जाएगी? एक ही जोड़ी आ रही है आपकी 5 के साथ, और यहां पे सी और डी को कैंसिल कर दो। रेड ब्लड सेल ये कैसी होती है जी बताओ? रेड ब्लड सेल कैसी रहती है? ये होती है आपकी डिस्क शेप होती है। कैसी होती है? डिस्क शेप होती है, माने कि बी का आ गया 2, माने कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किन किन लोगों का सही उत्तर आ रहा है जी? चलिए एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किन किन लोगों का सही उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आरबीसी में जो शेप होता है वो डिस्क शेप होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है उनका कोई भी आकार नहीं, सॉरी, कोई भी आकार नहीं होता। डब्ल्यूबीसी का कोई भी आकार नहीं होता है। मसल सेल जो होते हैं वो जनरली आपकी फ्लैट, लॉन्ग एंड थिन होती है, बराबर है। तो स्किन सेल कैसी रहेगी? आपकी फ्लैट रहेगी। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अगर पूछा जाता है आपको कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे? उसी तरह से आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ना ही इसके अंदर जो है खुद का उसका आरबीसी रहेगा। आरबीसी का मतलब है राइबोसोम होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की बात किया, मसल सेल की बात किया, और स्किन सेल, स्किन में स्किन सेल जो होती है वो कौन सी ऊतक से बनी होती है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है जो पूछा गया है। चलिए बताएंगे सभी लोग। तो सबसे पहले आएगा मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो होती है आपकी न्यूरॉन्स होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। और स्किन सेल की अगर मैं बात करूंगा तो हमारी त्वचा जो होती है वो कौन से ऊतक से बनी होती है जी? ये होती है आपकी उपकला ऊतक से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इपिथेलियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिथेलियल सेल बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहाँ पे एडिपोस टिश्यू नहीं होती है। एडिपोस टिश्यू जो होती है भाई साहब वो
संरचित के काम करते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो फैट एक्युमुलेशन का काम करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। और आप क्वेश्चन का लेवल देखो कितना जबरदस्त है। इतनी अगर हार्ड क्वेश्चन आपने कर लिए तो समझ लेना आपका पूरा का पूरा जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो वो सब एग्जामिनेशन आप आराम से पास कर लोगे भाई साहब। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। एक्स नाम का केमिकल हमारे पेट में बनता है, तो इतना तो बात हमें पता है, इतना तो हमें पता है कि एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा। ये कैंसिल कर दो और ये कैंसिल कर दो भाई साहब, ठीक है, ये तो आपका क्लियर है। उसके बाद ये बोल रहा है कि eggs is secreted in excess, it causes the health problem like the indigestion. Why is the chemical used to treat this condition? माने कि यहाँ पे बोला गया है कि वाई वह रसायन होता है जो आपके पेट में जो अपाचन हुआ है या जो स्वास्थ्य समस्या हुई है, एसिडिटी होती है, उसे दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ऑब्वियसली वाई क्या रहेगा आपका, वाई क्या रहेगा आपका, वो रहेगा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आज बीपीएससी में भी लिया था। तो ये रहे सभी के सभी एसिड जिसे हमको याद रखना है। HCl हमारे पेट में बनता है जिसका pH मान 1.3 से लेकर 1.5 के बीच में होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं लेमन की बात करता हूँ, साइट्रिक एसिड होता है जिसका pH लगभग 2.3 से लेकर 2.5 के बीच में होता है। उसके बाद विनेगर, उसमें भी होता है आपका एसिड होता है। वाइन होता है, वाइन देखिए वाइन ये भी एसिडिक होती है, वाइन भी कैसी होती है, एसिडिक होती है, आपको याद रखना है। कॉफी भी एसिड होता है। वाटर, ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.5 के बीच में होता है, ये हमें पढ़ा है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे ब्लड की या पेट में जो एसिडिटी बनी है उसे दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पीएच कितना होता है, 10.5 के आसपास होता है। उसके बाद ब्लीचिंग है ना, और उसके बाद जो है ड्रेन क्लीनर जो होते हैं वो मैक्सिमम उनमें क्या होता है जी, आपका अल्कलाइन पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पे आपको माध्यम दिए गए हैं, यहां पे आपको माध्यम दिए गए हैं और यहाँ पे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने कि RI दिया गया है, बराबर। यहाँ पे आपको सबको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरह से प्रकाश की गति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए वहां पे चेंज होगी। चलिए बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखेगा, जब कभी भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे प्रकाश की गति क्या हो जाती है, प्रकाश की गति कम हो जाती है, बराबर है। तो ऑब्वियस है अगर कोई चीज हवा से एंट्री कर रहा है, मान लीजिए यहां पे हवा है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, बराबर है। अब एक बात मुझे बताइए, 1 से वो चेंज हुआ 1.5 में गया तो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1.5 से 1.26 में गया। अभी एक यहां पर बात देख रहे हो सभी लोग, यहाँ पे 1.5 से लेकर 1.26 में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ है। तो ऑब्वियसली इसके मुकाबले यहाँ पे गति कैसे रहेगी, गति कैसे रहेगी, ज्यादा रहेगी। उसके बाद बढ़ गई तो कम हो जाएगी, फिर से कम हो गई तो बढ़ जाएगी, उसके बाद और बढ़ गई तो कम हो जाएगी, इसके बाद 1 में जाएगी तो बढ़ जाएगी। अब बताओ आपका आंसर क्या आया है, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम कम, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज, बराबर है। तो ऑब्वियसली यहां पे आंसर सीधा सीधा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सी क्यों आएगा बताओ, डिक्रीज होगा उसके बाद इंक्रीज होगा। देखो सबसे पहले तो डिक्रीज होगा क्योंकि 1.5 में गया, 1.5 से 1.26 में जा रहा है तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज के बाद इंक्रीज हो जाएगा। फिर 1.26 से 1.3 में गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा है, अपवर्तनांक बढ़ा है तो बढ़ता है तो कम हो जाएगा। इंक्रीज के बाद इंक्रीज कैसे आएगा, वो तो कम हो जाएगा ना, डिक्रीज आना चाहिए।
क्या आना चाहिए? डिक्रीज आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बराबर है कि नहीं बराबर है? तुक्का नहीं मारना है, ये लॉजिकल क्वेश्चंस है। कैसे है? लॉजिकल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी का? आगे बढ़े। देखिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में नहीं बढ़ रहा हूं, पर ये जो क्वेश्चंस है वो एक्चुअली हमारे भारत में होने वाले सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये मास्टर क्वेश्चन है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इसका मतलब आप किस तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने बोला कि आज क्वेश्चंस की लेवल थोड़ी मैंने ऊपर रखी है। कैसे रखिए? ऊपर रखिए, ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए इसका आंसर कर देंगे अभी, देखते कितना लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। इसमें उस कंसेप्ट को और एक बार क्लियर कर दूंगा, ठीक है? चलिए जी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट जी, मैं फिर से बताऊंगा। यहां पे बोला गया है कि हवा से अगर तेल में जा रहा है, ठीक है? मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो है तेल है और ये हवा है। हवा से अगर प्रकाश हवा से प्रकाश अगर इसके अंदर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐसे पूछा गया है। बराबर है? ये मान लीजिए ये तेल है, ठीक है? मान लीजिए ये तेल है और इसके अंदर जो है आप प्रकाश को एंट्री करा रहे हो, तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इसका 1 से अधिक होता है। ये तो आपको सभी को पता है। और इसीलिए जब हवा से किसी डेंसर मीडियम में प्रकाश एंट्री करता है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। कैसे झुकेगा? टूवर्ड द नॉर्मल झुक जाता है, झुक जाएगा। और उसी के साथ साथ उसकी गति क्या हो जाएगी? गति कम हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर देखिए क्या आंसर रहेगा? द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, द रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। और यहां पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूं, सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है? देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है इसका मतलब यह होता है कि माध्यम का घनत्व ज्यादा है। माध्यम का घनत्व ज्यादा है। और जब घनत्व ज्यादा होता है तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? प्रकाश की गति कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बराबर है? यहां पर देखिए, मान लीजिए हवा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 आपको दिया है। उसके बाद मान लीजिए 1.5 वाला कोई मीडियम होगा, जैसे कि ग्लास जो है, कांच जो है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। उसके बाद मान लीजिए 1.2 है, उसके बाद 1.35 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। अब यहां पर आप ही सोचिए हवा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1 से वो 1.5 में जा रहा है, तो प्रकाश की गति, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा है कि कम हुआ है? चलिए सभी लोग पहले आंसर ये मुझे बताएंगे कि 1 के मुकाबले 1.5 ये अपवर्तनांक बड़ा है कि कम हुआ है? यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। जब भी बढ़ता है तो गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर 1.5 से वो गया 1.2 में, इसके मुकाबले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा है कि कम हुआ है जी? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ है इसके मुकाबले। तो ऑब्वियस है यहां पर क्या हो जाएगी? यहां पर जितनी प्रकाश की गति थी उसके मुकाबले यहां पे तो बढ़ जाएगी ना। यहां पे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और 1.2 से लेकर जब 1.35 में जा रही है तो फिर से अपवर्तनांक क्या हुआ है? बड़ा है। क्या हुआ है? बड़ा है। और जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो आपकी प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? फिर से कम हो जाएगी। फिर 1.35 से लेकर 1 में चला गया, मतलब कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से कम हो गया है, तो गति क्या हो जाएगी?
गति बढ़ जाएगी, और 1 से लेकर 2 में अगर जा रहा है तो फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ रहा है, और जब कभी भी बढ़ता है तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो गई। ये होगी आपकी प्रकाश की गति। अभी समझ में आया सभी को? अभी सबको समझ में आ गया? प्लीज एक बार हाथ ऊपर कर देंगे ताकि मुझे भी तसल्ली मिले कि मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया है। जी बिल्कुल, अगर रेयरर से डेंसर में अगर जा रहा है, अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। क्लियर है? हाँ, बहुत बहुत बात। सर मुझे समझ में आवे छे, जी बिल्कुल आवे छे, मुझे भी समझ में आवे छे कि आपको समझ में आवे छे। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा, सभी ने हाथ ऊपर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। यहां पे बोला गया है कि सेट ऑफ केमिकल चेंज कौन सा रहेगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा रहेगा, चलिए बताइए। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, एकदम सिंपल है। मैंने अगर शुगर को मिल्क में डाल दिया तो भाई साहब ये आपका फिजिकल माने कि भौतिक परिवर्तन रहेगा, बराबर है। एक जहां पर दिख रहा है उसे काट दो, इसे भी काट दिया, इसे भी काट दिया, ठीक है, क्योंकि हमें केमिकल माने कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया। सेटिंग मिल्क इनटू द कर्ड, ये आपका केमिकल चेंज रहेगा, माने कि दो जहां पे दिख रहा है वो आपका सही उत्तर रहेगा, दो यहां पे नजर आ रहा है। उसके बाद 3 के ऊपर में सोचते हैं, मेकिंग कॉटेज चीज फ्रॉम द मिल्क, पनीर बनाया जाता है दूध से, तो ये क्या आपका केमिकल चेंज रहेगा क्या? जी बिल्कुल केमिकल चेंज रहेगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जब कभी भी जलाने की बात आए, जब जलाने की बात आए, तो जब कभी भी जलाने की बात आती है तो समझ लीजिएगा वो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? कनक जी देखो, डीमोटिवेट नहीं होना है। मैंने पहले ही बोला था कि आज के क्वेश्चन बिल्कुल टॉप लेवल के रहेंगे। कल मैं जब क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना, वही क्वेश्चन आपको इजी लगने वाले हैं। क्या लगेंगे? इजी लगेंगे। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और हाई लेवल का है, ठीक है। इसके पहले मैं कुछ इजी क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, तो इस क्वेश्चन को आप जो है एज ए होमवर्क ले लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी बच्चों ने आज क्लास किया है, इतना ध्यान में रखिएगा, अगर आपके जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं आज, उसमें से लगभग 5 या 10 क्वेश्चन भी आपके सही अगर आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि यह आपकी लेवल बिल्कुल मोटिवेट या बढ़ाने वाली लेवल है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते नहीं है, और इनको सॉल्व करने की आपने कोशिश की है, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। जिन किन लोगों ने ये क्लास किया है, समझ लीजिएगा कि आपका पढ़ने का इरादा बिल्कुल पक्का है, आप आखिर तक बने रहे हो और आखिर तक पढ़े हो। जितना भी आपको कंसेप्ट समझ में आया है, जितने कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, इसके ऊपर कल फिर से मैं कुछ नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिसके ऊपर मैं फिर से आपको समझाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो ये क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिर अभी पेड क्लास भी रहेगी 7 बजे, जो भी बच्चे ये पेड क्लास वाले देख रहे हैं, साइंस की क्लास है अभी 7 बजे, ठीक है, वहां पे भी आपको मौजूद रहना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।